हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। यहाँ से अपनी कहानी शुरू करेंगे और यकीन मानिए आज का लेक्चर काफ़ी बेहतर है, मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को शुरू करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, रेखीय संवेग, कि आखिर रेखीय संवेग होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहानी शुरू करते हैं रेखीय संवेग की। तो ये होता है रेखीय संवेग। अच्छा, रेखीय संवेग को बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम ये बोला जाता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ये बोला जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि लीनियर मोमेंटम आखिर होता क्या है। हाँ जी, चलिए लीनियर मोमेंटम को समझिएगा। यहाँ पर हम पहले आपको नॉर्मली समझा देते हैं। देखिए, अगर कोई एक वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके पास अगर द्रव्यमान या इसका द्रव्यमान m है और ये मान लीजिए v के वेग से आगे की तरफ जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इस वस्तु के पास ना एक संवेग है। क्या है? एक संवेग है। ठीक है, चलिए उसी को हम परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो रेखीय संवेग होता है, रेखीय संवेग होता है, ये इसको बोला जाता है मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम ये बोलते हैं। ये आपका होता है रेखीय संवेग या संवेग, ये द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, ये होता है संवेग। अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग को हम दिखाते हैं p से। किससे? p से। द्रव्यमान को हम दिखाएंगे m से और वेलोसिटी यानी वेग को दिखाएंगे v से। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग यानी P इक्वल्स टू एम इंटू वी। हम इसे लिख सकते हैं mv। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया? m इंटू वी यानी कि mv के बराबर। ठीक है, अब आगे की कहानी इसमें शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं संवेग की। ठीक है, तो अगर संवेग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो द्रव्यमान यानी कि मास दिख रहा है ना, ये एक केवल और केवल परिमाण यानी कि ये अदिश राशि होती है। कहने का मतलब कि द्रव्यमान आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है, यानी कि इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो ये है आपका। लेकिन अगर हम वेग की बात करें तो वेग आपका सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, अदिश गुणे सदिश जो होता है ना, वो सदिश होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं, और वैसे भी आप डायरेक्टली भी ध्यान रखिएगा कि जो रेखीय संवेग यानी कि संवेग होता है वो एक सदिश राशि है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि, यानी इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ये कुछ बात समझ में आ रही है? वेक्टर क्वांटिटी ये होता है, यानी कि हम ये बोल देते हैं कि जो आपका संवेग है उसके पास आपका परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। क्या होता है? परिमाण और दिशा। तो ध्यान रखिएगा, संवेग एक सदिश राशि है, संवेग के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। कहानी समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसके मात्रक की, तो जरा मात्रक के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। मात्रक को हम बोलते हैं यूनिट, और यूनिट हम दो तरीके से देख रहे थे। एक होता है एसआई यूनिट, जिसको हम एमकेएस सिस्टम के हिसाब से देखते हैं। दूसरा होता है आपका सीजीएस। क्या होता है? सीजीएस। ठीक है, अब अगर एमकेएस की बात करें तो यहाँ पर समझिएगा, देखिए ये क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम यानी कि केजी। अगर हम वेग की बात करें तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। तो हम कहते हैं कि इसका एसआई मात्रक होता है, यानी कि एमकेएस में हम संवेग के मात्रक को बोलेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर सीजीएस की बात करें तो इसमें होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये होता है। तो यहाँ पर मात्रक आप ध्यान रखना,
कि संवेग का मात्रक एसआई होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और सीजीएस होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं गति का द्वितीय नियम। क्या शुरू करेंगे? गति का द्वितीय नियम। तो ये हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। अब हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को समझते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। इसको बोला जाता है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलते हैं, ठीक है? हम यहां पर ये बोलते हैं कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है, जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो उसके ऊपर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, हम ये बोल देते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। हम यहाँ पर क्या बोले कि किसी वस्तु के ऊपर जो कार्यरत बल है यानी कि लगाया गया बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है? अब यहाँ पर समझिए, डायरेक्ट इस चीज़ को समझिएगा। बल को हम दिखाते हैं F से, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और अपने को समझना चाहिए, ठीक है ना? नहीं, डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये बोल देते हैं कि जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती है किसके? संवेग परिवर्तन की दर के। संवेग परिवर्तन की दर के इसके समानुपाती होता है, ठीक है? यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि F समानुपाती है संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन अभी ना आप डायरेक्ट समझिएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा T आप ये बस समझिए, ठीक है? कि ये होता है, ठीक है? इसके आगे की जो कहानी है ना अपन इसको मैथमेटिकली समझते हैं। बस आप ये समझिए कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T ये होता है। अब इसी चीज़ को हम मैथमेटिकल रूप में समझते हैं। किस रूप में? मैथमेटिकल रूप में। तो हम इसी चीज़ को समझेंगे मैथमेटिकली, गणितीय रूप में। मैथमेटिकली इसको हम समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पर ना सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास, उस वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास हम ले लेते हैं m। मास क्या है? m। मान लेते हैं कि शुरुआत में यानी कि प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, हम इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं u। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ले लिया? u। अरे यार, इनिशियल वेलोसिटी u ले लिया। इसके बाद हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग, अंतिम वेग इसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसको हम दिखा देते हैं v से, ठीक है? संवेग परिवर्तन, सबसे पहले संवेग में परिवर्तन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करें कि प्रारंभिक संवेग कितना होगा। तो प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग, ये प्रारंभिक संवेग को बोलेंगे P1। T1 और P1 की वैल्यू क्या है? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान m है और प्रारंभिक वेग u है, तो लिखेंगे mu। यहाँ पर हम बोलेंगे अंतिम संवेग, अंतिम संवेग ये बोलेंगे, इसको P2 से दिखाते हैं, ये आ जाता है m इंटू वी, ठीक है? तो ये तो हो गया संवेग। अब हम देखेंगे संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, अगर हम संवेग में परिवर्तन की बात, परिवर्तन, ठीक है?
संवेग में परिवर्तन, तो इसको डेल्टा पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा पी। और डेल्टा पी में हम बोलते हैं ना, देखिए अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो अंतिम संवेग कितना है p2 और प्रारंभिक संवेग कितना है p1, तो p2 माइनस p1 हम ये लिखते हैं। आप खुद देखिए p2 की वैल्यू कितनी है m इंटू वी, तो m इंटू वी माइनस, तो माइनस p2 माइनस p1 हमने बोला था, p1 की वैल्यू mu है, तो लिखेंगे mu, m कॉमन आ गया, v माइनस u आपका ये हो गया, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, m v माइनस u। अब इसी चीज को हम उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर रखेंगे तो आप यहाँ से देखिए, इसको अब हटाते हैं, ठीक है ना, ये हटाते हैं। अब यहाँ से देखिए हम इसी चीज को लिखेंगे f, या यहाँ ले लीजिए ना, यहाँ f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p की वैल्यू कितनी है m v माइनस u अपॉन में डेल्टा t। तो यहाँ पर ना आप डेल्टा t को t के बराबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा t का मतलब ये होता है ना कि इस वेग से इस वेग तक बदलने में कितना समय लगेगा, मतलब u से v होने में कितना समय लगेगा, तो हम डेल्टा t को t के बराबर मान लेते हैं। अरे मान लो भैया, मान लो, तो ये t हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ और समझिए, हम ये समानुपाती हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, तो यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आ जाता है। तो यहाँ से जब आप हटाओगे ना, तो जब ये हटाते हो तो मान लो कि k आ गया। इसके बारे में आपको कोई आइडिया है? नहीं है, बस मान लीजिए ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद m v माइनस आप u करिए अपॉन डेल्टा t की जगह आपने t किया है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा k की वैल्यू जो होती है ना, जिसको हम समानुपाती नियतांक या अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं, ये इसको एक नियतांक आप बोलते हैं, और इसी नियतांक की वैल्यू यानी कि इस नियतांक की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो अब इस 1 को उठा के यहाँ पर जब आप रखेंगे तो f इक्वल्स टू k की जगह 1 रखिए, तो m v माइनस u अपॉन t आपका ये आ जाता है। क्या आ जाता है? m v माइनस u अपॉन t आपका ये आ गया, ठीक है। अब ना एक कहानी आपको याद होगी, पिछले चैप्टर की बात करें तो आपने देखा था कि वेग परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहते हैं। यानी कि हमने देखा था कि जो त्वरण है यानी कि a वो v माइनस यू अपॉन टी होता है, ये चीज़ हमने देखा था। तो यानी कि v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं f इक्वल्स टू m a। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि f इक्वल्स टू एम ए होता है, और आपको पता होगा कि जब भी बल की बात होती है तो आप डायरेक्टली यही चीज़ चिपका देते हो। लेकिन अब से ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल यानी कि आपके क्वेश्चन जिस तरीके से आएंगे उसी तरीके का हम फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो आपको इस पोर्शन में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि f इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई टी भी होता है, और f इक्वल्स टू एम ए भी होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, इसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, और ये सदिश राशि अदिश राशि है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप फिजिक्स को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए। मतलब ये है कि कौन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ जी, चलिए कहानी शुरू करते हैं आगे। यहाँ पर आप देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, इसके मात्रक यानी यूनिट के बारे में, कि इसकी यूनिट क्या होगी यानी कि मात्रक। अभी यहाँ पर समझिए f इक्वल्स टू क्या था? एम ए। जो a है वो क्या है? त्वरण। और जो त्वरण होता है a इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t यानी कि t होता है। अगर कुल मिला के ये वेग है, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि त्वरण का जो मात्रक आएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है। तो आप याद रखना कि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, आपने पिछले चैप्टर में ये सब दे रखा है,
देख रखा है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम दो तरीके की यूनिट की हमेशा बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं एसआई यानी कि एमकेएस सिस्टम, इसकी बात कर रहे हैं, और दूसरा सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो इसको देखिए, अगर हम बात करें द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। और यह ध्यान रखना कि न्यूटन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं एन से। ठीक है, अगर हम सीजीएस की बात करें तो ये होता है आपका ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, या इसी को दूसरे तरीके से बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन। मतलब ये है, ये चीज़ तो हम पहले भी बता चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीज़ आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फोर्स यानी कि बल के मात्रक की बात करें, एसआई यानी एमकेएस में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, या इसी को अपन न्यूटन भी बोल देते हैं। सीजीएस की बात करें ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या इसी को अपन डाइन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। खैर इतनी बातें कॉपी करें, इसके बाद हम आगे की कहानी समझते हैं। हाँ जी, अब ना गति के द्वितीय नियम जो है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण। तो देखिए, हम कुछ दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखते हैं, हम उन्हीं को समझ लेते हैं कि इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। लेकिन हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन हम किसी अदर वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में नहीं देखेंगे, बस एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पहले एग्जाम्पल की बात करें, जो जहाँ पर गति के द्वितीय नियम यूज होता है, गति का द्वितीय नियम यूज होता है, हम वहाँ के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला है, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचता है। ये भी गति के द्वितीय नियम से आता है। ठीक है, मतलब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अंतर्गत आता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में समझेंगे। बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, इसका भी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे द्वितीय नियम से। ठीक है, वाहनों में जो सॉकर्स लगाए जाते हैं ना, उसका भी, या वहाँ पर भी न्यूटन के गति का द्वितीय नियम यूज होता है। उसी तरीके से कांच के बर्तनों को डिब्बों में कागज अथवा तिनकों में लपेट कर रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो चाय चाय वाले कप आते हैं और कांच के जो कप आते हैं या फिर ग्लास या बर्तन आते हैं, उनको आप देखेंगे किसी कागज़ में, किसी गत्ते में, या किसी खौर पतवार यानी कि तिनका सिनका पोरा ओरा में लपेट के लेके आते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको हम बाद में समझेंगे। उसी तरीके से कह रहा है कि अगर जैसे आप मान लीजिए ऊपर से छत से गिरे और डायरेक्ट फर्श पे गिरे, जो पलस्तर वलस्तर हुआ उस पे गिरे, तो आपको चोट ज़्यादा लगती है एज कंपेयर टू बालू पे गिरने के। मतलब सेम हाइट में बालू भी है, एक तरफ बालू है, एक तरफ आपका बिल्कुल फर्श है। तो जब फर्श से उसी ऊंचाई से गिरेंगे तो ज़्यादा चोट लगती है, और जब बालू में गिरते हैं ना तो कम चोट लगती है। इसको भी हम समझेंगे द्वितीय नियम के थ्रू। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो ये उदाहरण नंबर आपका है 9.1। लेकिन हाँ, एक बात आप यहाँ पर याद रखिएगा कि जो चीज़ हमने देखा है, जैसे F इक्वल्स टू एम डेल्टा V माइनस यू अपॉन टी, ये हमने देखा था, और एक फॉर्मूला देखा था F इज इक्वल्स टू एम ए। हम देखेंगे कि इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 9.1, क्या दे रखा है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करिए। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? हाँ, चलिए, आप स्क्रीन पे तो देख ही रहे हैं ना इस क्वेश्चन को। अब समझते हैं। देखिए, हमें बोला गया है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, मतलब उसका द्रव्यमान यानी कि मास कितना दिया गया है, 5 किलोग्राम, ये दिया गया है।
2 सेकेंड के लिए, तो टाइम भी दिया गया है कि 2 सेकेंड के लिए ये काम होता है। बोल रहा है कि वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 7 मीटर, मतलब शुरुआत में जैसे बात करें तो ये कोई वस्तु थी, ठीक है, और ये 3 मिनट, मतलब ये बोला कि 2 सेकेंड के लिए लगाया जाता है, तो पहले पहले 3 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा था, और बाद में यानी कि 2 सेकेंड बाद ये हो जाता है 7 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो बोल रहा है कि 3 मीटर प्रति सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड लाने में कितना बल लगाना पड़ा है, और यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा है ना, वो लगा है 2 सेकेंड। कितना लगा है? 2 सेकेंड लगा है। चलिए इसको हम समझते हैं। शुरुआत वाले को हम बोलते हैं u, मतलब प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं? u, और ये आपका अंतिम वेग है और इसको हम बोलते हैं v। यहाँ पर समझिएगा, यानी कि u की वैल्यू जो दे रखी है वो 3 मीटर प्रति सेकेंड दे रखी है, और जो v की वैल्यू दे रखी है वो 7 मीटर प्रति सेकेंड दे रखी है। ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं F इक्वल्स टू ए की बात करते हैं। पहले त्वरण निकाल लेते हैं, या आप डायरेक्टली वहाँ फॉर्मूला यूज़ कर दो। तो F इक्वल्स टू एम की वैल्यू कितनी है? 5। अरे देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, आप यही यूज़ करेंगे बिल्कुल। m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5, तो ये 5 है। v की वैल्यू कितनी दे रखी है? v की वैल्यू 7 है, 7 माइनस u की वैल्यू 3 ये दे रखा है, अपॉन t की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 सेकेंड, तो ये 2। अब यहाँ से 5 गुणे 7 में से 3 तो 4 बटे में ये 2 आ गया, तो 2 दूनी 4, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि f की वैल्यू कितनी आ गई है? f की वैल्यू आ गई है 10, और हमें पता है कि इसका मात्रक होता है न्यूटन। कहने का मतलब है कि 2 सेकेंड के लिए, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड अगर लाना है आपको, अगर इसका वेग 3 से 7 लेके आना है 2 सेकेंड में, तो आपको 10 न्यूटन का बल यहाँ पर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। कहानी को समझ में आ रही है? तो ये एग्जाम्पल बेहतर है, आप इसे ध्यान रखिएगा। इतना टफ है नहीं, लेकिन हाँ अगर किसी चीज़ को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो वो आपके लिए टफ ही है, ठीक है। एक चीज़ और दे रखा था, यदि इस बल को 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए तो अंतिम वेग क्या होगा? काम की चीज़ है। बोल रहा है कि अगर जैसे हम 2 सेकेंड यूज़ किए हैं ना, 2 सेकेंड के लिए बल लगाया गया है, अगर इसी को 5 सेकेंड के लिए लगाया जाए तो फिर वहाँ पर उसका वेग क्या होगा? चलिए उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब नए सिरे से इसी क्वेश्चन को समझते हैं। 9.1 में ही अब सेकेंड पार्ट है, उसको समझते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया है? आपको ये दिया गया है कि F जो है वो 10 न्यूटन है, ये है। शुरुआत में इसका वेग कितना है? U की वैल्यू 3 है। हमसे ना V की वैल्यू पूछ रहा है कि V की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका कि 5 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए, जहाँ 2 सेकेंड था वहाँ 5 सेकेंड, यानी t की वैल्यू अपने को दे रखी है 5 सेकेंड। अब कहानी समझिएगा। F इक्वल्स टू क्या होता है? ma, लेकिन यहाँ पर समझिए m की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। m की वैल्यू 5, m की वैल्यू हाँ 5 किलोग्राम थी। ज़्यादा इससे मतलब नहीं है, लेकिन अपन एक काम करते हैं ना, हाँ लगा लेते हैं। m की वैल्यू 5 किलोग्राम ये दे रखा है। देखिए F इक्वल्स टू ma होता है, बिल्कुल होता है। F की वैल्यू कितनी है? 10। देखिए जैसे दिया है ना, 2 पार्ट था, आपको पहला पार्ट तो हो गया ना 10 न्यूटन, अब दूसरे पार्ट को समझ लेते हैं। तो ये दे रखा है F इक्वल्स टू 10, ये दे रखा है। m की वैल्यू 5 किलोग्राम है, a की वैल्यू अब हमें पता लगानी पड़ेगी। ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो गुणा इधर गया तो भाग बराबर a, तो 5 दूनी 10, यानी कि त्वरण कितना हो गया? एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिएगा कि अपने को क्या दिया था? एक्सेलरेशन, यानी कि a की वैल्यू क्या होती है? v माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है ना, बिल्कुल यही होता है। अब यहाँ पर समझिए a की वैल्यू दे रखी है 2, तो यहाँ 2 रखिए। v की वैल्यू हमसे क्या किया है? पूछा है, तो रखिए। u की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3,
यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है 3। टाइम कितना दे रखा था, तो टाइम बोल रहा है 5 सेकेंड, कितना 5 सेकेंड, तो यहाँ पर 5 रखिए। देखिए भाग में इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो 2 गुणे 5 बराबर v-3 ये होगा, 2 पचे 10 ये बराबर v-3। इसको आप इधर लेके आओ तो 10 + 3 बराबर v बचेगा, तो 10 + 3 कितना होता है 13, यानी कि v की वैल्यू आ गई है 13 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का क्या मतलब है कि अगर उसी बल को, सेम बल को अगर 5 सेकेंड तक लगा दिया जाए तो अंतिम वेग जो होगा वो 13 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए समझ लीजिएगा, इतना ये टफ है नहीं, बस ये है कि अभी आप बच्चे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन।